Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in the Civil Academy YouTube channel. वन डे वन न्यूज़ का फिर से एक टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने. दिस इज़ अबाउट मी. आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी. मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. बाकी बातें आप लोग जानते हैं तो मैं इसे स्किप करूँगी. आगे डायरेक्ट चलते हैं आज अपने वन डे वन न्यूज़ पर. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू जियो टूरिज्म साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जियो टूरिज्म साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो देखेंगे सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों था, वाई इट वॉज इन न्यूज़. बिकॉज 12 लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उन्हें इंक्लूड किया गया है जियो हेरिटेज साइट में. तो 12 लोकेशंस को इंक्लूड किया गया है. यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि 12 लोकेशंस को इंक्लूड किया गया है जियो हेरिटेज साइट में. किसने इंक्लूड किया है, तो ये इंक्लूड किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने. 3 बातें, 12 लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट की जिन्हें इंक्लूड किया गया है. किसमें इंक्लूड किया गया है, जियो हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. किसने इंक्लूड किया है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किया है. और टोटल कितनी है अभी हमारे यहाँ पर, तो वो है 32. टोटल है 32, 12 जिसमें से नॉर्थ ईस्ट की हैं. ठीक, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था. अब देखेंगे कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डिस्कशन. हम किस तरीके से इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि व्हाट इज जियो टूरिज्म. जियो टूरिज्म आखिर है क्या. देन वी विल सी अबाउट द जियो हेरिटेज साइट, what we understand by the geo heritage site. Then we will see about the agency जिसने ये geo heritage sites को अभी designate किया है, that is Geological Survey of India के बारे में देखेंगे. एंड देन वी विल सी इसी से ही रिलेटेड आपका वर्ल्ड लेवल पर जो एक प्रोग्राम चलता है दैट इज यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, उसको हम देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट्स होंगे, एक के बाद एक मैं आपको बताती चलूंगी और लास्ट में हम क्वेश्चंस को डील करेंगे. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. सबसे फर्स्ट सवाल है कि व्हाट इज जियो टूरिज्म. आखिर जियो यानी भू पर्यटन होता क्या है. देखिए, भू पर्यटन कुछ नहीं है, एक तरीके का टूरिज्म है. टूरिज्म किसके लिए, उस चीज के लिए जिसे हम क्या है इनहेंस करें ज्योग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस. यानी किसी भी जगह का जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है, वो कैरेक्टर वहाँ का हेरिटेज हो सकता है, वो कैरेक्टर वहाँ का एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है, वो कैरेक्टर वहाँ का कल्चर हो सकता है. तो जो भी वहाँ का स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है उसको इनहेंस करे या उसको जाकर के देखना, वहाँ पर पर्यटन करना कहलाता है आपका जियो टूरिज्म. ठीक, यानी इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो एस्थेटिक यानी आपकी जो परंपराएं हैं उनका हो, या हेरिटेज कल्चर से रिलेटेड हो, हेरिटेज यानी विरासत से संबंधित हो, उसे जाकर घूमना आपका जियो टूरिज्म है. ठीक है, देन सिग्निफिकेंस क्या है. देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जियो टूरिज्म कोई एक स्पेसिफिक इलाका हम मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का है, कोई भी एक जगह, जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जांपल लोकटक लेक लिया. ठीक, लोकटक लेक जो है ज्योग्राफिकल फीचर है उसका, एक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है उसका. क्यों, क्योंकि पहली बात तो वो लेक है, लेक उसका अपने आप में एक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है. वहाँ पर वहाँ के आसपास ग्रीनरी है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है. लोकटक लेक में फुमडीज मिलती हैं जो कि आपकी फ्लोटिंग वेजिटेशन है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है. यानी ये सारे क्या हैं, इसके कैरेक्टर हैं. और ये कैरेक्टर कैसे हैं, या तो एनवायरमेंटल हैं, या कल्चरल हैं, या फिर आपके ज्योग्राफिकल कैरेक्टर हैं. तो इनसे रिलेटेड आपका ये कैरेक्टर है और इसी वजह से यहाँ पर लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं. तो ड्यू टू द ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी की वजह से जो भी कैरेक्टर इस जगह को मिला है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्यटन हो रहा है. और ऐसे पर्यटन को ही हम क्या बोलते हैं, जियो टूरिज्म कहते हैं. अब उससे होगा क्या कि जो कम्युनिटी यहाँ पर है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए कि कोई जियो टूरिज्म साइट XYZ है, अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकटक लेक की ही बात करती हूँ, तो लोकटक लेक में आपके वेजिटेशन भी हो रहा है, उसके आसपास वेटलैंड का इलाका है, वहाँ पे कई टाइप की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, कई टाइप की वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी मिलेगी. तो वहाँ पर कम्युनिटीज़ रहना शुरू कर देते हैं, कम्युनिटी उनमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं. तो इसीलिए
किसी भी जियो टूरिज्म साइट से क्या होगा, एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्रिएट होता है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। लोग आपस में मिलते जुलते हैं। आप देखिए ना, जैसे कि नदी है, नदी के आसपास या फिर कोई कुंड है, कुंड के आसपास अगर उसकी मान्यता है, हेरिटेज मान्यता है उसकी, कि यहाँ पर नहाने से ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है, कई सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, एक कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, अगर कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, उसके साथ साथ जो हमारी इनकम है, लोकल कम्युनिटीज की जो इनकम है वो भी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है। वहां पर लोग आएंगे, मेला लगेगा, मेला लगेगा, सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। एंड द थर्ड, इट क्रिएट्स रिस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन। साथ ही साथ ये क्यों जरूरी है जियो टूरिज्म, इसलिए जरूरी है बिकॉज लोकल कल्चर के लिए, लोकल ट्रेडिशन, लोकल परंपराओं के लिए, इसके लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट होता है, इसके लिए एक भाव, आदर का भाव बनता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पुष्कर का मेला जो आपका लगता है, यहाँ राजस्थान में पुष्कर में लगता है, पुष्कर मेला लगता है, लोग वहाँ पे जाते हैं। लोकल कल्चर को इंटरनेशनलाइजेशन होता है लोकल कल्चर का, फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, उनका कल्चर देखते हैं, राजस्थान का डांस देखते हैं, तो इससे हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो इन सारे लिहाज से ये सिग्निफिकेंट है आपका जियो टूरिज्म। ठीक, क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं। अब कि जियो हेरिटेज साइट्स क्या हैं। जियो टूरिज्म तो हमने देख लिया, जियो पर्यटन या भू पर्यटन ऐसा पर्यटन है जिसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से किसी भी स्पेसिफिक एरिया की या तो एनवायरमेंटल वैल्यू होती है, एस्थेटिक वैल्यू होती है, या फिर कल्चरल वैल्यू होती है ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से, और उसको बढ़ावा देना, वहाँ पर उस चीज़ के लिए लोगों को आना क्या है, जियो टूरिज्म है। अब जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। देखिए, जियो हेरिटेज साइट्स ऐसी साइट्स हैं, ऐसी कोई जगह है जिसे घोषित कर दिया जाता है जियो हेरिटेज साइट, यानी ये साइट, फला फला साइट, ये वाला इलाका हमारे लिए भू विरासत की तरह काम करेगा। यानी इस इलाके में ऐसे इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर हैं जो हमारे लिए एक विरासत है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियो हेरिटेज साइट्स बोल देते हैं। ठीक है। तो जियो हेरिटेज साइट्स refers to geological features which are inherently और culturally significant, जो हमारे लिए culturally significant है, culturally ज़रूरी हैं हमारे लिए, उन्हें हम बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट। तो किसी भी जगह को बना दिया जाता है जियो हेरिटेज साइट्स इस बेसिस पर कि वो इलाका, वहाँ का ज्योग्राफिकल फीचर हमारे लिए और दूसरी पॉपुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उनके कल्चर के लिए सिग्निफिकेंट है, तो उसे बना देते हैं जियो हेरिटेज साइट। ठीक। अब ये बनाता कौन है, तो ये हमारे यहाँ एक बॉडी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे बनाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक सेकेंड, ठीक, हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो ये बनाता है आपका, एक मिनट, हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ये बॉडी है आपकी, ये बनाएगी, इसको नॉमिनेट करती है, या किसी भी कंट्री की साइट को जो उन्हें लग रहा है कि जूलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है तो उसे जूलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित कर देती है। नाउ अब बात आती है कि ऐसी कितनी साइट्स हैं, तो हमने फर्स्ट स्लाइड्स में ही देखा कि ऐसी 32 साइट्स हैं जिन्हें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब तक भारत की जियो हेरिटेज साइट्स घोषित किया हुआ है, और जिसमें से 12 आपकी नॉर्थ ईस्ट की हैं जो अभी हाल ही में उन्होंने उसमें इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ जियो हेरिटेज साइट्स की बात की जाए, जैसे कि मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क जो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, दूसरा शिवालिक वर्टिब्रेट फॉसिल पार्क, ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, तीसरा, थर्ड अगर हम बात करते हैं स्ट्रोम्बोलाइट पार्क, ये पड़ता है आपका राजस्थान में, तो और लुनार लेक ये पड़ती है आपकी
कहाँ पर? लुनार लेक पड़ती है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ साइट्स हैं, इन्हें आप लोग एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो आपको पता होंगी, लेकिन ये अलग है, जियो हेरिटेज साइट कुछ अलग है आपकी। तो इंडिया में अभी आपकी टोटल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने घोषित की है, वो आप देख लीजिएगा 32 हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया है, उनमें से कुछ ये लिखी हुई हैं। ठीक, ये आपका एक मैप है जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को यहाँ पे बता रहा है। जैसे मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क हमने देखा था, ये कुछ फॉसिल पार्क्स हैं, कुछ रॉक मॉन्यूमेंट्स हैं। अब देखिए, जैसे हमने नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है, जियोलॉजिकल या जियो हेरिटेज साइट, इसका मतलब कि पुराने समय की हैं, जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था उस समय वो बनी हुई हैं, या अर्थ के इवोल्यूशन के दौरान कोई फॉसिल दब गया और उसके बाद वो बनी हुई है, उससे बनी हुई साइट है। बट इम्पॉर्टेंट है, एस्थेटिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, तो उसे नाम दे दिया गया है आपका जियो हेरिटेज साइट। ठीक, तो ये कुछ मैप में आपका शो किया गया है। आगे चलेंगे, चलिए अब एक के बाद एक डिस्कस करेंगे 12 जो साइट्स हैं, क्योंकि न्यूज़ में था तो पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि ये कौन सी जियो हेरिटेज साइट है और ये कहाँ पर है। ठीक, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास सेनगेटसर सो। सेंगेटसर सो ये अरुणाचल प्रदेश में है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी, इसे पॉपुलरली बोलते हैं मदुरई लेक या माधुरी लेक, इसे पॉपुलरली बोलते हैं माधुरी लेक। कहाँ पर है? बॉर्डर पर है तिब्बत के साथ में, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का जहाँ पे बॉर्डर लग रहा है वहाँ पर है। कब फॉर्म हुई है? 1950 में फॉर्म हुई है। और कैसे फॉर्म हुई है? जब रिवर अर्थक्वेक आया और रिवर में क्या हुई? डैमिंग हो गई। डैमिंग होना यानी बांध बन जाना, रिवर में बांध बन गया है, तब इसका निर्माण हुआ है आपका सेनगेटसर सोका, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये एक तरीके से लेक है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होगी? तो तवांग डिस्ट्रिक्ट जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे इसकी लोकेशन है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, 3-4 बातें ध्यान रखेंगे पहली साइट के बारे में। पहला तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, सेंगेटसर सो अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा नाम क्या है? माधुरी लेक है। तीसरा, 1950 में बनी थी। क्यों बनी थी? अर्थक्वेक आने की वजह से डैमिंग हो गई है रिवर में, इसलिए इसका निर्माण हुआ है। कहाँ पे लोकेट होगी एग्जैक्टली? तवांग डिस्ट्रिक्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ेगी। ठीक, दूसरी देखते हैं। ये देखिए, ये मैप है आपका, मतलब ये पिक्चर है वहाँ का। ये लेक जो आप देख रहे हैं ये वाली नीचे, अभी मुझे एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तो ये जो लेक आप देख रहे हैं ये है आपकी सेंगेटसर सो लेक। ठीक, या फिर माधुरी लेक कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है और अब ये इंडिया के अंदर जियो हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट आता है मोवलू केव। नेक्स्ट आता है मोवलू केव, ये कहाँ पर है? मेघालय में। जगह ध्यान रखेंगे, मेघालय में है ये और कहाँ पड़ेगी? चेरापूंजी के पास में पड़ेगी। ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पड़ेगी। ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट चेरापूंजी के पास में पड़ेगी। और कैपिटल शिलोंग जो मेघालय की कैपिटल से उससे सिर्फ 55 किलोमीटर दूर पड़ेगी। और ये है क्या? बेसिकली ये आपका स्पीलियोथेम्स है। स्पीलियोथेम्स यानी ज्योग्राफी में आपने दो टर्म सुने होंगे, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट तो वही कहलाते हैं कंबाइंडली आपके स्पीलियोथेम्स। तो ये क्या है? ये गुफा है, गुफा में स्पीलियोथेम्स हैं आपके, कुछ स्टेलेक्टाइट हैं, कुछ स्टेलेग्माइट हैं उसमें। और वो कब के हैं? तो वो आपके होलोसीन पीरियड के हैं। और ये बताते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये फॉसिल की तरह काम करते हैं। और इनकी जब स्टडी की जाती है तो ये पता चलता है कि होलोसीन टाइम पर किस तरीके की अर्थ की कंडीशन थी, किस तरीके का क्लाइमेट था, क्या क्या चीज़ें थी जो उस टाइम पर मिलती थी। तो इसलिए इसका एक एस्थेटिक वैल्यू है, हेरिटेज वैल्यू है, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को बहुत सारी चीज़ों, उस समय की बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे उस समय का क्लाइमेट कैसा था, उस समय का मॉनसून कैसा था, इसके बारे में सब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट साइट जो मेघालय में थी ये थी मोमलू केव।
कहाँ पड़ती है? ईस्ट खासी हिल में पड़ती है क्या बेसिकली? कीवर्ड्स याद रखेंगे सिर्फ। है क्या बेसिकली? इट इज स्पीलियोथेम्स, स्पीलियोथेम्स है यानी स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट्स हैं जो होलोसीन टाइम के हैं और बताते हैं कि उस समय का क्लाइमेट, उस समय का मॉनसून कैसा था। ठीक, नेक्स्ट आएंगे, ये डायग्राम दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरीके का है। देखिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, तो ये आपके स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की हमें पिक्चर्स दिखाई देती है वहां पर इस गुफा में। जब इनकी स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि ये उस समय का जो क्लाइमेट था, उस समय का मानसून था, वो कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड साइट पर और इसका नाम है मोबली या फिर इसे कहते हैं गॉड्स रॉक। ये भी आपकी मेघालय में ही पड़ेगी, खासी रीजन में ही पड़ेगी और मोबली को खासी लैंग्वेज में बोलते हैं गॉड्स रॉक। तो मोबली को खासी लैंग्वेज में गॉड्स रॉक बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका गॉड्स रॉक। और ये सेक्रेड प्लेस है इन लोगों के लिए, जो लोकल पीपुल हैं, खासी पॉपुलेशन के लोग हैं, उनका सेक्रेड, उनका पवित्र स्थान है। और ये है क्या? ये बैलेंसिंग रॉक्स हैं, ह्यूज बैलेंसिंग रॉक हैं जो 45 डिग्री पर झुकी हुई हैं, 45 डिग्री एंगल पर जो झुकी हुई हैं वो आपकी रॉक्स हैं, बैलेंसिंग रॉक्स हैं। कब फॉर्मेशन हुआ होगा? मेघालय, आपको पता है मेघालय एक प्लेटू का रीजन हम उसे कहते हैं, यानी पेनिनसुलर प्लेटू के साथ में ही था आपका मेघालय प्लेटू, अब अलग हो गया है। यानी जियोलॉजिकल जब आपका इवोल्यूशन हो रहा था उसी दौरान इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इन रॉक्स की स्टडी से कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो रॉक है आपकी, जो मैंने बताया 45 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, इसमें रेडिश पर्पल कलर का सैंडस्टोन है। ठीक, रेडिश पर्पल कलर का सो सैंडस्टोन है। एक सेकेंड, हाँ, रेडिश पर्पल कलर का इसमें सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से बनी है और जिसमें एक सैंडस्टोन से बनी है और ये क्रिटेशियस एज की है। ऐसा माना जाता है कि ये क्या है? ये क्रिटेशियस एज की है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साइट के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है आपकी मावली। मावली ये है खासी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं गॉड्स रॉक, ये भी मेघालय में पड़ती है। अब जो हेरिटेज साइट है बेसिकली ये बैलेंसिंग रॉक है जो 45 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। ठीक, आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट फिर है आपका थेरिया घाट, ये भी आपका मेघालय में पड़ता है, थेरिया घाट, और ये भी ईस्ट खासी हिल्स में है। तो हमने तीन देख ली हैं आपकी, तीन साइट्स हमने देखी हैं आपकी जो पड़ रही है मेघालय में। सबसे पहली देखी है मोमलू केव, दूसरी हमने देखी गॉड्स रॉक जिसे बोलते हैं मोबली, मोबली बोलते हैं। ये रॉक है, बैलेंसिंग रॉक है और 45 एंगल पर झुकी हुई है और यहाँ पर क्रिटेशियस एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन हमने थर्ड देखी मेघालय की थेरिया घाट, ये ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में ये भी हमें मिलती है। घाट है इसका मतलब कोई रॉक का स्ट्रक्चर ही है मेघालय में जो हमें मिल रहा है, ये भी जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। नाउ अब आते हैं आसाम पर, माजुली आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये आइलैंड एक रिवराइन आइलैंड है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये, और डिस्ट्रिक्ट भी है आपका ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बना है। यानी कि जो माजुली आइलैंड है इसका फॉर्मेशन हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। आज ये एक डिस्ट्रिक्ट भी आपका है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। और ये जो आपका आइलैंड है यहाँ पर ये हब है आपका स्पिरिचुअलिज्म का। बहुत सारी स्पिरिचुअलिज्म जो असम में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे वैष्णव सेक्ट के जो लोग हैं, सतराज जिन्हें हम, जो कि वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते हैं, वैष्णव मोनेस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है माजुली आइलैंड। ठीक, तो द आइलैंड इज ऑल्सो द हब ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इन असम बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ सत्राज और वैष्णव मोनेस्ट्रीज। सत्राज यानी वैष्णव जो मोनेस्ट्रीज थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 15-16 सेंचुरी में
श्रीमंता शंकरा देव के द्वारा इस आइलैंड पर उन्हें बनाया गया था, इसीलिए इसकी क्या है, एक कल्चरल वैल्यू है वैष्णव सेक्ट के लोगों के लिए, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब ये जियो हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है, आसाम में है। किसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ है इसका, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। तो इतनी बातें आप इससे एसोसिएटेड ध्यान रखिएगा। ये है माजुली, ये रही आपकी माजुली, जो एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं माजुली इज अ रिवराइन आइलैंड। ठीक, आइलैंड की तरह है ये पूरा। नेक्स्ट है असम में ही जो दूसरी है, एक हमने माजुली देखी और दूसरी है उमानंदा। ये भी आपकी असम के ही अंदर है और ये स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है। ये भी आइलैंड ही है, जैसे माजुली आइलैंड है वैसे ये भी आइलैंड है और ब्रह्मपुत्र की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, एक स्मॉलेस्ट आइलैंड है, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक, और ये जो है ये हब है गुवाहाटी एंड स्पोर्ट एंड ओल्ड शिवा टेम्पल, यानी यहाँ पर क्या है, शिव का एक मंदिर है, उसके लिए ये फेमस है। और नाम से भी पता चल रहा है उमानंदा, यानी शंकर जी की जो पत्नी, जिन्हें उमा पार्वती भी कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है उमानंदा, क्योंकि यहाँ पे शिव का एक टेम्पल है। ये आइलैंड जो है एक्चुअली में एक इंसेलबर्ग है, जिसमें रॉक्स का, जो कि कंपोज्ड है रॉक से मिलकर बना हुआ है और आसाम मेघालय में ये मिलता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो आपकी साइट है इट इज चाबीमुरा। चाबीमुरा ये कहाँ पर है, ये है त्रिपुरा में। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे त्रिपुरा में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, गोमती डिस्ट्रिक्ट। रिवर कौन सी आएगी, तो गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पर हमें शिव की, ये एक्चुअली में है क्या, ये रॉक है, रॉक कार्विंग रॉक है जिस पर कार्व करके बनाया गया है शिव की पिक्चर, विष्णु की पिक्चर, कार्तिकेय की पिक्चर और दुर्गा की पिक्चर हमें देखने को मिलती है। और लगभग 15-16 शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया था। यानी एक बहुत बड़ी रॉक है जिस पर कार्विंग करके बनाया गया है शिव की इमेज को, विष्णु की इमेज को, कार्तिकेय की इमेज को और दुर्गा जी की इमेज को 15वीं-16वीं शताब्दी में। और ये है आपका चाबीमुरा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और अब वहाँ की ये जियो हेरिटेज साइट भी है। ठीक, यहाँ तक जाने के लिए हमें बोटिंग या राफ्टिंग से जाना पड़ता है, बिना बोटिंग या राफ्टिंग के हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, यानी नदी के किनारे पर है ये। ठीक, और ये लगभग 82 किलोमीटर दूर पड़ती है अगरतला, जो कि कैपिटल है आपकी त्रिपुरा की। तो याद रखेंगे चाबीमुरा या चाबीमुरा, ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से रॉक पे कार्विंग करके बनाया गया है विष्णु की, शंकर जी की और आपकी कार्तिकेय की प्रतिमा, इस तरीके से कार्व करके उकेर कर बनाया गया है उन्हें। ठीक, चाबीमुरा त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट एक और है त्रिपुरा में, यूनाकोटी। यूनाकोटी ये भी त्रिपुरा में है और डिस्ट्रिक्ट भी आपका यूनाकोटी ही पड़ेगा। ये भी रॉक कट स्कल्पचर है, देखिए रॉक कट स्कल्पचर है और लेकिन इसे बनाया गया था 7th और 9th सेंचुरी में। इसका फॉर्मेशन हुआ था या इसे बनाया गया था 7th एंड 9th सेंचुरी में और ये रॉक कट स्कल्पचर है, माने पत्थर को काट के बनाया गया है इसको। जबकि इसके पहले वाला जो हमने देखा था चाबीमुरा, ये आपका कार्व करके बनाया गया, उकेर कर फेस बनाए गए हैं, इसमें कट करके बनाया गया है। ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। एंड उन्नाकोटी का मतलब होता है 1 लेस देन अ करोड़, यानी 1 करोड़ से कम। 1 लेस देन अ करोड़, 1 करोड़ से कम। ठीक, तो उन्नाकोटी आपका त्रिपुरा के अंदर पड़ता है। ये आपका हिस्टोरिक शिवा पिलग्रमेज है, यानी भगवान शिव के लिए आपका डेडिकेटेड है, ये शिवा पिलग्रमेज है आपका उन्नाकोटी। ठीक, एक और हमने देखा था शिवा का, उमानंदा शिवा का था। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें है क्या कि शिव का हेड, अभी इमेज आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। शिव का सेंट्रल, शिव का हेड है, यानी बीच में शिव का हेड बनाया गया है, उनका सिर बनाया गया है, जिसे बोलते हैं उन्नाकोटीश्वरा, जिन्हें बोलते हैं उन्नाकोटीश्वरा काल भैरव, उन्हें बोलते हैं उन्नाकोटीश्वरा काल भैरव। 30 फीट इसकी हाइट है लगभग
और इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है। ठीक, ये आपको अभी मैं इमेज दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से। देखिए ये है, ये जो है बीच में इमेज, ये शिव की इमेज ये बनाई गई है, शिव की इमेज। ये आपकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ऊपर यहाँ पर हेड पर उनके एम्ब्रॉयडरी की गई है और रॉक को काट करके बनाया गया। ये पूरी एक रॉक रही होगी, उसको कट करके कार्व करके बनाया गया है। सुंदर सा आपका ये स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर बनाया गया है। और ये है आपका उन्ना कोटी। नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर में है आपकी लोकटक लेक, ये बहुत फेमस है लोकटक लेक। और ये आपका जो है लोकटक लेक आपकी मणिपुर के अंदर फेमस है फुमडीज के लिए। फुमडीज यानी फ्लोटिंग वेजिटेशन के लिए फेमस है और फ्लोटिंग बायोमास भी है। यही फुमडीज को वेजिटेशन बायोमास एक ही बात होती है। यहाँ पर फिशरमैन की जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे, उन्हें बोलते हैं फुमसेंग्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फुमसेंग्स क्या होते हैं, तो फुमसेंग्स आर द हट्स ऑफ फिशरमैन। कहाँ पर? लोकटक लेक में। नाम कहाँ से आया है? फुमडीज की वजह से आया है ये नाम। और ये लोकटक लेक आपकी कहाँ पड़ेगी? इम्फाल से, जो कैपिटल है मणिपुर की, उससे 40 किलोमीटर दूर पड़ेगी इम्फाल से। और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट। कैसी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है। तो लोकटक लेक को ध्यान रखेंगे बिकॉज लोकटक लेक रामसर हेरिटेज साइट में भी है और अब जियो हेरिटेज साइट में भी इसे इन्वॉल्व कर लिया गया है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट बिशनपुर, 40 किलोमीटर फ्रॉम स्टेट कैपिटल इम्फाल से। ये आपकी फुमडीज के लिए फेमस है। फुमडीज क्या है? फ्लोटिंग वेजिटेशंस हैं। और यहाँ पर जो फिशरमैन्स की हट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं फुमसेंग्स। यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो यहाँ पर मिलता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये फेमस है यहाँ के लिए। प्लस यहाँ पर एक आपका फौना मिलता है शंघाई डियर, जिसे बोलते हैं, ये रहा आपका शंघाई डियर या ब्रो एंटलर डांसिंग डियर। ये यहाँ पर मिलता है, शंघाई डियर मिलता है, उसके लिए ये आपका फेमस है। तो 3-4 बातें इससे एसोसिएटेड ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये इमेज है आपका, देखिए ये है फुमसेंग्स। ये जो उनकी हट्स हैं फिशरमैन्स की, उन्हें बोलते हैं फुमसेंग्स। ये है फुमसेंग्स। और ये है फ्लोटिंग वेजिटेशन जो तैर रही है आपकी, इसे बोलते हैं फुमडीज। लोकटक लेक फ्रेश वाटर लेक है, मणिपुर में है। रामसर साइट भी है लेकिन अब जियो हेरिटेज साइट भी बना दिया गया है इसको। अब नेक्स्ट देखेंगे रीक क्लांग। रीक क्लांग ये मिजोरम में है। और ये है क्या बेसिकली? ये आपकी बेसिकली एक कह सकते हैं कि सैंड की शेल ऑल्टरेशन है। मतलब एक तरीके से ये आपका क्वेस्टा है। क्वेस्टा का मतलब होता है एक रिज है, रिज जो जेंटल स्लोप पर मिलती है, उसे नाम दिया गया है यहाँ पर रिक क्लैंग। बस इतना ध्यान रखेंगे अगर इसके बारे में कि ये है कहाँ पर, तो ये मिजोरम में है। और ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट ये है, देखिए एक तरीके का आपका सैंड या फिर पीक होती है आपकी ये रिक्सजैंग क्लैंग जो है। रिक्स क्लैंग जो है ये एक तरीके की पीक है आपकी, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और सेकर्ड है इन लोगों के लिए, मिजोरम के लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है नागा हिल्स। नागा हिल्स ओफियोलाइट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NHO, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NHO। नागा हिल्स ओफियोलाइट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NHO। और ये आपका पड़ता है नागालैंड में। नाम से समझ में आ रहा है नागालैंड में पड़ेगा ये आपका। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ रॉक्स मिलती हैं जो कि मीसोजोइक और सीनोजोइक एरा से संबंधित है। मीसोजोइक और सीनोजोइक एरा से संबंधित हैं। कई सारी रॉक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और इसी वजह से इन रॉक्स की स्टडी करके उस टाइम पर किस तरीके की सिचुएशंस थी, कैसा क्लाइमेट था, कैसा आपका वेजिटेशन था, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसलिए इनकी एस्थेटिक और कल्चरल वैल्यू है। ठीक, नेक्स्ट आता है सिक्किम का। सिक्किम का मैंने पहले शुरुआत में भी दिखाया था, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, ये आपका पड़ता है सिक्किम में। और ये जो है आपका बेसिकली आपकी कैपिटल जो है सिक्किम की गैंगटॉक, उसके पास में पड़ता है। और ये जो आपकी स्ट्रोमेटोलाइट है ये एक तरीके का एल्गल डेवलपमेंट है।
एल्गल डेवलपमेंट यानी एल्गीज जो होती हैं वो बोल्डर्स के ऊपर उनका डेवलपमेंट हो गया है और उससे ये पार्क पूरा आपका बना हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्ट्रैमेटोलाइट पार्क। जैसे कि हमने कोरल में हम जानते हैं ना कि कोरल में नीचे लाइमस्टोन होता है, ऊपर एल्गी आ जाता है, तो कुछ उस तरीके का यहाँ पर भी है कि जो बोल्डर हैं उनके ऊपर एल्गीज अपने मतलब जमा हो जाती हैं और तब इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इलाका, ये पूरा मिट्टी है आपका, लाइमस्टोन की पर्वत या चट्टान है लाइम का, और यहाँ पर ये एल्गी एल्गी यहाँ पर इस तरीके से ग्रो कर गया है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट पार्क। ठीक, पूरे में इस तरीके का फैला हुआ आपको यही चीज वहां पे मिलेगी। चलिए, अब ये थी आपकी साइट्स, जो 12 साइट्स जो हेरिटेज साइट्स जो अभी आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी नॉर्थ ईस्ट में डिक्लेयर की हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसे सेटअप किया गया था 1851 में, इट वाज सेटअप इन 1851, और प्राइमरीली जो इसका काम था वो काम था कि रेलवेज को, देखिए 1851 में आपका रेलवे बस आ गया है, जस्ट आने ही वाला है या आ भी गया है आपका, तो वहां पर कोल के डिपॉजिट्स का पता लगाना, क्योंकि उस समय आपका भाप इंजन नहीं है, कोल से चलने वाला इंजन है, स्टीम इंजन नहीं है, कोल से चलता है इंजन आपका, तो कोयले के डिपॉजिट्स को पता करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसको एस्टैब्लिश किया था। लेकिन आज ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और उसके अंतर्गत ये एक अटैच्ड ऑफिस है। मेन फंक्शन इसका ये है कि क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, यानी जो भी देश में जितनी भी जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, अर्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, लोगों तक उसको पहुंचाना, मिनरल रिसोर्सेस जो जहाँ पर पाया जाता है, कितना कहाँ पे पाया जाता है, उसको असेस करना और उसकी जानकारी को अपडेट करना, ये इसका काम है। तो मेनली मिनरल्स और माइंस इन सब से रिलेटेड है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। ये कुछ बातें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे पूछा जाता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट लास्ट जो हमारा कंटेंट बचता था, दैट वाज यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जीएसआई ने यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है जियो हेरिटेज साइट को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, सेम यही कॉन्सेप्ट है यूनेस्को का, बट वो ग्लोबल लेवल पर है। अब हमारे यहाँ पर जीएसआई ने क्यों उन्हें मेंशन किया है, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसी एक भी साइट नहीं है जिसे यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर किया हो, अभी तक ऐसी एक भी साइट इंडिया के अंदर नहीं है। तो इंडिया की भी कोई एक साइट उसमें शामिल हो सके, इसलिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 32 साइट्स को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है, जिससे अब उनका प्रोटेक्शन करना शुरू किया जा सके, और शुरू हो गया अगर उनका प्रोटेक्शन तो आने वाले समय में वो यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क में भी शामिल हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपका जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने जियो हेरिटेज साइट को मतलब वो इंक्लूड करती है या उन्हें डेजिग्नेट करती है। तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से इंडिया लेवल पर हम ऐसे इलाके को बचाते हैं जो जियोलॉजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एस्थेटिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, एनवायरनमेंट वैल्यू है उसकी, सेम यही काम यूनेस्को करता है ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर करके। ग्लोबल जियो पार्क अगर किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया है तो यूनेस्को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग देती है, पैसा देती है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकली वो साइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब तक अगर बात करें तो यूनेस्को 169 साइट्स को डिक्लेयर कर चुकी है इसके अंदर, लेकिन जो कि 44 कंट्रीज से 169 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बता चुकी है, ले चुकी है, उन्हें इंक्लूड कर चुकी है, बट अभी इंडिया से कोई भी नहीं है।
ठीक है। अगर कोई ग्लोबल जियो पार्क बन जाता है तो 4 साल के लिए ग्लोबल जियो पार्क रहता है, उसके बाद यूनेस्को उसको देखती है, फिर से उसको रिन्यू करती है। ठीक, रिन्यूएशन 4 इयर्स के बाद में यूनेस्को उसका करती है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक जब तक मैं ले रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए सिविल एकेडमी के बारे में, जहाँ पर आपको नोट्स मिल सकते हैं और कहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्टडी मटेरियल का वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलता है। करंट अफेयर्स आपका अपडेट होता है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करें, बिकॉज जितनी भी क्लासेस जो यूट्यूब पर होती हैं उन सब का मटीरियल PDF के फॉर्म में आपको यहीं पर अवेलेबल होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इसका। अगर फिजिकली आकर के विजिट करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आके आप विजिट कर सकते हैं या फिर इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा माइंड आपका भी फ्रेश हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है सबको ध्यान में रखिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तुरंत आंसर पहले मत देखिएगा, रुककर पहले खुद रिकॉल करिएगा चीज़ों को, उसके बाद आंसर लगाइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट GSI, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट वॉज सेटअप इन 1851, क्या इसकी स्थापना 1851 में हुई थी? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा, प्रेजेंटली इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्या वर्तमान में यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत एक अटैच्ड ऑफिस है? ये भी बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको बताया कि माइंस वगैरह से रिलेटेड है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, क्या इसका मुख्यालय दिल्ली में है? ये गलत है, बिकॉज इसका मुख्यालय है कोलकाता में, नॉट इन दिल्ली। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबका ही आंसर ए आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, पीछे जैसा बताया गया था वही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। यही क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होकर के पूछे जाते हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास ढेर सारी हो जाती है तो हम उन्हें याद नहीं रख पाते। ठीक, अभी क्योंकि तुरंत आपने पढ़ा था इसलिए आपको याद है, इसीलिए कहते हैं कि मल्टीपल रिवीजन लगाने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल जियो पार्क, ग्लोबल जियो पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट वॉज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये यूनेस्को ही इसे डेजिग्नेट करता है। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, डिक्लेयर करता है, जैसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम चलता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वो डिक्लेयर करता है, वैसे ही ग्लोबल जियो पार्क को यूनेस्को डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट दे रहे हैं, एट प्रेजेंट इंडिया हैज नो जियो पार्क अंडर दिस, बिल्कुल सही बात है, वर्तमान में भारत का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो यूनेस्को ने जियो पार्क, ग्लोबल जियो पार्क जिसे घोषित किया हो। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, आंसर बन जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ठीक, आई होप आप सबका भी आंसर यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको जियो हेरिटेज साइट और स्टेट, कौन सी जियो हेरिटेज साइट किस स्टेट में पड़ती है उससे मैच करना है। सबसे पहला दिया हुआ है स्ट्रोमेटोलाइट, दूसरा है रिएक क्लैंग, तीसरा है यूनाकोटी और चौथा है उमानंदा। चलिए, उमानंदा मैंने आपको बताया शिव से रिलेटेड है, तो ये तो हो गया असम में। अब देखो डी का 4 किस किस में दिया है, एक तो ए में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, और किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब कोई एक और अब देख लेते हैं, कोई एक और अगर आपको आ रहा है तो, जैसे कि स्ट्रोमेटोलाइट, स्ट्रोमेटोलाइट कहाँ पर है, एस फॉर स्ट्रोम, एस फॉर सिक्किम, तो थोड़ा सा इसी बात से ध्यान रखेंगे, तो ये सिक्किम में है, यानी डी का 4 और ए का 1 हमें किस ऑप्शन में मिलता है, हमें ए ऑप्शन में मिलता है, ए होगा इसका आंसर, गलती से हो गया, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी कि रिएक क्लैंग आपका मिजोरम में है,
यूनाकोटी आपका त्रिपुरा में है। ये सारी जो साइट्स हैं इनको ध्यान रखिएगा, रिसेंटली थी न्यूज़ में, तो आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर भी ए ही आया होगा। चलिए, आंसर फर्स्ट का ए, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए होगा आपका। ठीक, जिनका भी गलत आया है एक बार फिर से रिवाइज जरूर करिएगा, पूरा एक बार फिर से देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।